तो हेलो लॉस एस्पिरेंट्स, आज का हमारा पहला दिन होने वाला है लॉ सेट प्रिपरेशन का। सो इन दिस ऑनलाइन क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर पैटर्न, वेटेज, टिप्स, स्ट्रैटेजी, सिलेबस एंड आवर डेली शेड्यूल टू क्रैक द लॉ सेट एग्ज़ाम। तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें 5 ईयर लॉ के हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसमें 3 ईयर लॉ के होंगे। लेकिन जो 5 ईयर लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि वो अभी इंटर से जस्ट पास आउट हुए हैं एंड वो अभी परेशान होंगे कि हम इस एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक करेंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इन चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं और आपको इस एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। सो पहले हमें इसको समझना होगा कि एग्ज़ाम क्या है। जो लॉ सेट एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। मतलब जब आपको सेंटर मिलेगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा। वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, एक सिस्टम दिया जाएगा और उस सिस्टम में आपको जो है 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो आपको 120 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है और आपको इसके लिए 4 MCQs दिए जाएंगे। MCQs टाइप का ये क्वेश्चन होगा। मतलब आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 चीज़ें आंसर्स पूछी जाएंगी। आपको उसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। जैसे हम बचपन में किया करते थे MCQs, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। और इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप जो ज़्यादा चीज़ें पढ़ कर जाएंगे उसमें से आपको वही चीज़ें ज़्यादा आएंगी। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि इस पेपर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसका वेटेज क्या है। जो लॉ सेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन पार्ट ए, सेकंड सेक्शन पार्ट बी और थर्ड सेक्शन है पार्ट सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको मेंटल एबिलिटी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, नंबर सीरीज़, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल डायग्राम्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रैंकिंग, टाइम, शेड्यूल्ड टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक्स, ग्रुप रीजनिंग। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आपको 30 मार्क्स के लिए आएंगे। यानी कि आपको इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मैथ्स या फिर आपकी मेंटल एबिलिटी को देखने के लिए होते हैं। क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आगे जाकर आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो इसके लिए आपको एग्जामिनर्स आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसमें मैथ्स आना ज़रूरी है। हमारे आने वाले क्लासेस में हम इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके ऊपर वीडियोस देखेंगे और उसमें समझेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसको हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये लॉ सेट का थोड़ा हार्ड पार्ट होता है। और इसके अंदर हम स्ट्रैटेजीज़ भी समझेंगे कि अगर हमें ये आंसर नहीं भी आता है तो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है जिससे हमारा आंसर सही हो और हमें अच्छा रैंक आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज भी यही पार्ट ए में आता है और इसके ही क्वेश्चंस पार्ट ए में पूछे जाते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नेशनल सिंबल्स, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज़, कैपिटल्स एंड करेंसीज, फर्स्ट इन इंडिया, वर्ल्ड सुपरलेटिव्स, इंडिया सुपरलेटिव्स, सोब्रिक्विट्स, world well-known places, rivers and renowned cities, prominent leaders, books, famous leaders and their memorials, famous tourist places, tribes and states, and eminent personalities and their birthdays, and various tribes in the world, phobias, symbols, airlines, boundaries, important days, awards and honors, sports and games, Indian geography, Indian history,
Indian economy, India census 2011, general science, physics, chemistry, biology, coronavirus, science and technology, defense, research and technology, research institutions, आंध्र प्रदेश नॉलेज एंड तेलंगाना जीके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा सिलेबस इसका है जीके का, तो आपको लग रहा होगा कि ये जीके बहुत ज़्यादा ही लेंदी है। तो इसमें से आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला जीके है उसी चीज़ को हम आगे समझेंगे हमारे अपकमिंग क्लासेस में। इसके अंदर हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इस पे फोकस करना है जो हमारे कंट्री के सिंबल्स है, यूनाइटेड नेशंस है और कौन सी कंट्री है, उसका कैपिटल क्या है, करेंसीज़ क्या है, और हमारे इंडिया में लीडर्स कौन कौन थे, कौन सी फेमस बुक्स है, और जो लीडर्स है और जो इंडिया में फ़र्स्ट है, वर्ल्ड में फ़र्स्ट है, एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें पूछा जाता है ओलंपिक्स में किसको कौन सा प्राइज़ आया था, एंड इसमें लिस्ट ऑफ ओलंपिक्स के नेम्स दिए जाते हैं जैसे विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, और इसमें हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स होता है, लिस्ट ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर्स, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी वुमेंस T20, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, और इंडियन प्रीमियर लीग IPL, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछता है, एंड वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप, रणजी ट्रॉफ़ी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और स्पोर्ट्स में किस तरह के टर्म्स होते हैं और कितने टाइप के गेम्स होते हैं और उसके नेम्स जैसे कि स्टेडियम्स के नेम्स, या फिर हम देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, इस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको आते हैं। एंड एक और चीज़ होती है पैरा ओलंपिक्स, तो ये भी एक चीज़ थी, इसके अंदर किसको क्या मेडल मिला है, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको इतना ज़्यादा जीके के अंदर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे आगे हमारे क्लासेस में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस रीज़न से दिया गया है, इस तरह की चीज़ें। और इंडियन ज्योग्राफ़ी पूछी जाती है। इंडियन ज्योग्राफ़ी में आपको पता होना चाहिए कि हिमालयाज़ क्या है, हिमालयाज़ नॉर्थर्न प्लेन्स कैसे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कोस्टल रीजन्स क्या है, प्लेट्यूज़ क्या है, एंड वेस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डेजर्ट कैसी है, और ड्राइनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने रिवर्स है, कितने लेक्स है, इंडिया के सॉइल्स कैसे हैं, जैसे कि बहुत सारे सॉइल्स होते हैं हमारे पास, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो आपको ये पता होना चाहिए। और आपको ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं जैसे कि माउंटेन की हाइट्स क्या है, एंड किस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए थे इंडिया में। जैसे हम जानते हैं हमारे पास वाटर होता है और उसके ऊपर कुछ डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके डैम्स के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, श्रीशैलम प्रोजेक्ट। तो ये कुछ नदियों पे बनाए गए हैं, तो ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, और कौन से स्टेट में बनाया गया है, इसके बारे में पूछता है। और आपको थर्मल पावर के बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब थर्मल जो जैसे कुछ पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ पर बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कुछ वाटरफॉल्स के नेम्स पता होने चाहिए, हिल स्टेशंस के नेम्स, मैंग्रोव्स यानी कुछ झाड़ों के नाम आपको पता होने चाहिए जो ये ट्रीज़ कहाँ पर है, और कुछ लेक्स के नेम्स, इस तरह से आपको पता होने चाहिए। और इसके बारे में भी हम एक शॉर्ट वीडियो में समझेंगे, इसको हम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में भी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी होती है, जैसे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन आए थे, किसका बर्थ कब हुआ था, जैसे कि बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, डेथ ऑफ बुद्धा, और अशोका कौन थे, किंग्स कौन थे,
और कौन सा किंगडम कौन सी ईयर में हुआ था स्टार्ट, जैसे कि हम जानते हैं शाहजहाँ है, मुग़ल्स का था किंगडम, और बहुत सारे किंग्स ने इंडिया पर राज किया था। उसके बाद से हम जानते हैं मंगोल्स भी थे, चंगेज़ खान भी एक पर्सन था, तो उनके बारे में पूछा जाता है। फिर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, और भी कुछ चीज़ें आई जाती है जैसे कि मुग़ल आर्मी इंडिया में क्यों आई थी, उसमें कौन कौन से किंग्स थे, जैसे हुमायूं कौन थे और अकबर कौन थे, और उन लोगों ने किस टाइप की चीज़ें किया था इंडिया में, क्या डेवलपमेंट किया था, और उनके बेटे जो जहांगीर थे उनके बारे में बताया जाता है। फिर औरंगज़ेब के बारे में बताया जाता है, और हम जानते हैं उसके बाद जो डेक्कन था यहाँ पर निज़ाम्स का था, उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं। और जैसे कि इसमें बहुत सारे बैटल्स हुए थे, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हमने बहुत सारी लड़ाई हुई थी इंडिया में, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया पर हमला किया था। उसके बाद कुछ चीज़ें हुई थी इंडिया में, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स जो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो भी हमारे इंडिया में आए थे। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, तो उनके आने पर भी इंडिया में कुछ चेंजेस आए, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और भी ब्रिटिशर्स आए थे जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड आर्मस्ट्र एंड चार्ल्स आए थे, तो इन लोगों ने भी कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी इंडिया के अंदर। तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे कि लॉर्ड मिंटू मॉर्ली रिफॉर्म्स आए। उसके बाद से कुछ और भी ब्रिटिशर्स आए जैसे कि लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हमारे गांधी जी आए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। उनके प्रोटेस्ट में भी उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज़ बनाई, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन साइन हुए, और बहुत सारी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुई थी। तो वो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सॉल्ट सत्याग्रह, इस टाइप की चीज़ें हुई थी। और हम देख सकते हैं उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, और कुछ मीटिंग्स भी हुई थी उस टाइम पर। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर हम जानते हैं कि लास्ट में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो हमारा इंडिया आज़ाद होने के बाद हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। हाँ, और आप जानते हैं कि हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर इलेक्शंस हुए थे। तो फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए, और हमारे इंडिया में लास्ट गवर्नर कौन थे, और जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में, तो हम इसको भी डिटेल में कवर करेंगे। फिर होता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट ऐसा है, इसके अंदर आपको इंडिया की इकोनॉमी को समझना है, मतलब इंडिया के अंदर किस टाइप का पैसा है, मतलब पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, और एक कंट्री कितना कमाती है हर साल, और जीडीपी क्या है इस कंट्री का, और ये कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, हमें वो पता होना चाहिए। और हमें जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, और कुछ चीज़ें आती हैं जैसे नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एग्रीकल्चर में भी कुछ चीज़ें पूछी जाती है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स, और एमएसपी क्या है, नबार्ड क्या है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स क्या था, किसान के रिगार्डिंग कोई स्कीम्स, और इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, और इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आई थी इंडिया में, क्योंकि हमारे पास इंडिया में इंडस्ट्रीज़ जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हुई थी। तो इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ आई थी जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1956, 1977 ये आई थी। फिर उसके बाद हमारे इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, आयरन के लिए, स्टील के लिए, तो वैसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं छोटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मनी एंड बैंकिंग, मनी के रिगार्डिंग,
मतलब किस तरह से हमारी कंट्री में मनी है, करेंसी किस तरह से होती है, आरबीआई का क्या रोल है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, और कितने टाइप के बैंक्स हैं हमारे कंट्री में, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो कब बना था, और उन्होंने क्या क्या स्कीम्स लाई हैं, और उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। फिर हम जानते हैं फ़ाइनेंस कमीशन क्या होता है और वो क्यों बना था, उसके अंदर क्या हुआ था, उसके बारे में। एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है। आप जानते होंगे कि हमने सीसी में भी पढ़ा था और डिग्री स्टूडेंट्स को भी पता होता है स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी पूछता है इसमें कि ये कब बना था, और इसका शॉर्ट फॉर्म पूछता है, और इसको कौन कंट्रोल करता है उसके बारे में। इंश्योरेंस के बारे में ही पूछा जाता है। इंश्योरेंस की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, उसके हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है, उसका जो डिपार्टमेंट है वो। और फॉरेन ट्रेड के बारे में पूछा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इन्फ्लेशन के बारे में ही पूछा जाता है, यानी महंगाई ये क्यों बढ़ रही है, इसके रीज़न्स क्या है, इसको कम किस तरह से किया जाता है। एंड बजट तो हम जानते हैं कि हमारी कंट्री को चलाने के लिए कुछ पैसों का बजट होता है, तो उसके टाइप्स क्या है वो पूछा जाता है। टैक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, टैक्सेशन क्या है, और टैक्सेस को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से करती है, उसके बारे में भी है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में कितने लोग बेरोज़गार है और उनके पास इनकम सोर्सेज कम है, उसके बारे में। फिर पावर्टी क्या है, गरीबी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर आपको पूछा जाएगा 5 ईयर प्लान्स, यानी कि ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर होता है फिज़िक्स में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि साइंटिस्ट के नेम्स, जो भी इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हुए थे उसके बारे में। और केमिस्ट्री में भी आपको कुछ गैसेस या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, केमिकल्स, एसिड्स के बारे में। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बायोलॉजी में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको थोड़े बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, जैसे कि थोड़ा बहुत पता भी होगा तो काफ़ी होगा, जैसे विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपको इसमें देखना है जैसे कि डिफेंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की मिलिट्री कैसी है इंडिया में, और इंडिया में किस टाइप की डिफेंस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, नेवी एयरफोर्स कैसी है हमारे पास, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसी है। जैसे हम जानते हैं DRDO एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उस टाइप के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के नेम्स याद होना है आपको। और आपको उसके बाद कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए तेलंगाना के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, और हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, और क्या क्या होता है तेलंगाना में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के स्टेट सिंबल्स, लैंग्वेज, एम्बलम, एंथम, यहाँ का नेशनल एनिमल, बर्ड, ट्री, फिश, फ्लावर एक्सेट्रा, ये आपको पता होना है। और तेलंगाना का पता होना है, आंध्र प्रदेश का भी आपको पता होना है कि हमारे तेलंगाना से आंध्रा क्यों अलग हुआ, कब अलग हुआ, और उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स है। वैसे तो आपको ज़्यादातर तेलंगाना का ही पता होना चाहिए। आपको तेलंगाना के अंदर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरपर्सन, हाई कोर्ट के बारे में पता होना है। और यहाँ पे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं यहाँ के, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इसके रिगार्डिंग मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगी, तो आपको वो प्रैक्टिस करना है, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आप जनरल नॉलेज को इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट यू विल हैव द करंट अफेयर्स, और ये पार्ट बी में आएगा, और इसके भी आपको 25 से 30% मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको अगर न्यूज़ देखते हैं आप, तो आपके लिए ये ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अगर आप न्यूज़ नहीं देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक डिटेल PDF प्रोवाइड करूँगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे इंडिया में अभी रिसेंटली 6 to 8 मंथ्स पहले क्या क्या हुआ था, और इंडिया में भी क्या हुआ था, और इंटरनेशनली भी क्या इवेंट्स हुए थे। तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना है कि इंडिया में क्या हुआ एंड इंटरनेशनली क्या चीज़ें हुई थी। जैसे हम जानते हैं रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, जैसे वॉर हुआ है,
एप्स्टीन फाइल्स निकल कर आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसके लिए भी हम एक PDF से डेली पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको इसमें बहुत सारी टॉपिक्स होती हैं, जैसे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे हमारे इंडिया में क्या लीगल डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या लीगल अमेंडमेंट्स हुए थे, किन को कौन सा अवार्ड दिया गया था, और कौन से स्पोर्ट्स में हम इंडिया वाले जीते थे, या फिर हमने कौन सी चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया था। आपको कुछ करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमी, रीसेंट चेंजेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अपॉइंटमेंट्स। बेसिकली आपको 6 से 8 मंथ के रीसेंट करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे फोकस करना है, जैसे कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स, समिट्स, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए, सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स क्या थे, और आपको कवर करना है थोड़े और चीज़ें, जैसे कि नेशनल अफेयर्स क्या हुए एंड गवर्नेंस में कुछ चेंजेस आए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट के एक्शंस, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, G20 समिट, ब्रिक्स, इस तरह के कोई ट्रीटीज़, या फिर इंडिया या दूसरी कंट्री के साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन हुआ, या फिर हमें ये भी देखना है इकोनॉमी में भी कोई चेंजेस आए, जैसे बजट्स में, RBI अपडेट्स में, या कोई न्यू इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए, या फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, जैसे कि स्पेस मिशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, IT एडवांसमेंट्स। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें भी हमें देखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स के अवार्ड्स या फिर ऑनर्स में कोई चेंजेस आए, या फिर कोई न्यू कंट्री में हमारी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री के साथ चैम्पियनशिप हुई, कौन जीते उसमें और क्या प्राइजेस दिए गए थे। इस तरह के करंट अफेयर्स आपको होते हैं, और मैं आपको इसका PDF सेंड करूँगी। डेली करंट अफेयर्स भी मैं आपको दूंगी, तो आप उसको डेली पढ़ते रहिए, और आप खुद भी गूगल से सर्च कर सकते हैं एवरीडे के करंट अफेयर्स, आप उसको ध्यान में रखिए, तो आप ये इजीली एग्ज़ाम में इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मोस्ट स्कोरिंग जो है पार्ट, वो है पार्ट C, और इसको हम कहते हैं लीगल एप्टीट्यूड। और इसके अंदर आपको आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, और हाईएस्ट वेटेज वाला पोर्शन यही होता है। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं, और आप ये इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आपका प्रिपरेशन फोकस पूरा इसी पर होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो आपको लॉ की बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल्स एंड बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करें। और आपको पता होना चाहिए कि लॉ किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, उसके क्या सेक्शंस है, उसके क्या टर्म्स है, उसके क्या इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, तो हमें उसको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको पहले इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि आपको लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल रीजनिंग के लिए कुछ पढ़ना है, लॉ के कुछ फैक्ट्स होते हैं वो पढ़ना है, एंड इसमें आपका हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल, द सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, emergency provisions, important commissions and organizations, list of amendment acts, judiciary, high courts and supreme courts। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, और इसके अंदर हम एक डिटेल वीडियो बना के उसको समझने वाले हैं। तो हमारे अपकमिंग सेशंस में हम अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, उन सभी को हम सेपरेटली एक एक चीज़ों को अलग अलग समझेंगे, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए मैं आपको इसका मॉक टेस्ट भी दे चुकी हूँ। आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और आप इसके बाद आपको स्पीड आ जाएगी, क्योंकि आप अगर अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्ज़ाम में भी आप जल्दी से उस चीज़ को समझ जाएंगे, और जल्दी से अटैम्प्ट करके उसको जल्दी से करेक्ट आंसर को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको थोड़े चीज़ें पता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और टॉर्ट्स लॉ क्या होता है, टॉर्ट क्या है, उसके अंदर टॉर्ट का क्राइम क्या है, और उसके अंदर क्या पनिशमेंट्स है। तो वो भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, और इसके भी हम अच्छे से एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे। और नेक्स्ट होता है क्रिमिनल लॉ।
तो आपको क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको इसमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पता होने चाहिए आईपीसी के, और आपको अब जो बीएनएस निकला है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, रेप क्या है, सुसाइड क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है, और ऐसे बहुत सारे छोटे मिसलिनियस क्राइम्स होते हैं और बड़े क्राइम्स होते हैं, और इनकी सज़ा कितने साल तक होती है, इनकी पनिशमेंट क्या होती है, और इनके लिए हम प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और हमें समझना है कि क्रिमिनल्स को किस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट उनका चार्ज लेती है, मतलब हमारे पास कोर्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, और हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होना चाहिए, हमें एविडेंसेस को किस तरह से कलेक्ट करना होता है। और क्रिमिनल लॉ में हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि फ्री कंसेंट क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि चीटिंग क्या है, किसी के साथ धोखा करना क्या होता है, या फिर एडल्ट्री क्या है, और इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें अच्छे से समझनी होती है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्राइवेट डिफेंस करने का राइट क्या है, उसका सेक्शन क्या है, और हमें कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस भी पढ़ने हैं, जैसे मैं बोलती हूँ आपको, जैसे कि रिगार्डिंग द मर्डर, वो है 300 ऑफ आईपीसी, और होता है बहुत सारे हैं हमारे पास, इसको भी हम एक सेक्शंस को एक अलग से एक वीडियो में समझेंगे। और इसमें पनिशमेंट भी बताई जाती है हर एक क्राइम की, और इसके अंदर हम देख सकते हैं अगर ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, और हमें ये अच्छे से देखना होता है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कुछ फेमस केसेस एंड फेमस जजमेंट्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे केसेस हुए थे, जिसमें अब तक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स सुनाए थे। जजमेंट्स मतलब जो भी फैसला सुनाया जाता है वो फैसले को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्डेड जजमेंट को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला लिया है वो क्यों लिया है, और हम उससे लॉ को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं हमारे केसेस में। क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमें आगे जाके केसेस से डील करना होता है, तो हमें इसको अच्छे से समझना है। तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़ने होते हैं, तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस के नेम्स बोलूँगी, और आगे भी हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ केसेस है, जैसे कि रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक्कम दोराई राजन, एंड के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपको इस तरह से 2 पार्टीज़ के नेम्स दिखेंगे, एक कोई पर्सन का नाम होगा और दूसरा होगा स्टेट ऑफ मद्रास, यानी यहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है और यहाँ पे एक पर्सन होता है। तो इस तरह से केसेस होते हैं, और आपको इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़ने हैं, जजमेंट्स पढ़ने हैं, और यहाँ पर मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। ऑलमोस्ट हमें मिनिमम 25 से 30 इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़ने हैं। इन केसेस से हम जान सकते हैं कि किस तरह से लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस भी है, जैसे बेरूबारी यूनियन वर्सेस अननोन, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशव नंदना भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शाहबानो केस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि किस तरह से एक डाइवोर्स्ड वुमेन थी जिनके पास उनको मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम पर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि शाहबानो को उनका मेंटेनेंस दिया गया। तो ये भी एक केस लॉ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें इसका ईयर पता होना चाहिए और ये केस के डिटेल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में भी हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट लॉ के रिगार्डिंग था ये केस। और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे इंदिरा स्वाहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर कोई भी डिपार्टमेंट्स में ये बताया गया कि वुमेन की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड वुमेन को हरासमेंट से बचाने के लिए ये रूल को लाया गया। और अगर कोई भी वुमेन को हरास करता है एट द वर्क प्लेस तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं अंडर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट फॉर वुमेन 2013। तो इस तरह के रूल्स होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट है
3 जजेस केसेस। तो हम जानते हैं जजेस बेंच में भी जजमेंट देते हैं या फिर सिंगल बेंच में भी जजमेंट देते हैं, मतलब वो लोग कई बार मिलकर भी एक साथ केस को सुन के फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर 3 जजेस केस में भी 3 जजेस ने मिलकर एक फ़ैसला सुनाया है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी ये कुछ केसेस है जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है, जो SC ST को दिया जाता है जॉब्स में, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस लॉ था। फिर श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टी सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपने सुना होगा सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रिपल तलाक की बात की गई थी, और अब के ज़माने में ट्रिपल तलाक इलीगल हो चुका है। अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है और अगर एक साथ वो तलाक बोल के 3 टाइम्स अगर वो बोलता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और ये केस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लॉ के एग्ज़ाम के लिए। फिर है जस्टिस के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई भी वुमेन जो कि सबरीमला टेम्पल में एंटर होना चाहती हैं तो उनको कोई भी ना रोके उस जगह, उस प्लेस ऑफ वर्शिप के जगह से, क्योंकि वुमेन का भी राइट है जाने का और उनको रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में, इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को रोका जाता है अंदर जाने से, उनको इम्प्योर माना जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर इंसान बराबर है और वुमेन के भी उतने ही राइट्स है जैसे मेन के हैं। तो इसीलिए इसमें इक्वालिटी को नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वुमेन को कोई भी नहीं रोक सकता है सबरीमला टेम्पल में एंटर होने के लिए। नेक्स्ट, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में कहा गया था कि एडल्ट्री अब डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है, मतलब कोई भी इंसान अगर एडल्ट्री करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि ये एक इंसान की पर्सनल चॉइस है और उसका पर्सनल फ्रीडम है। भले ही ये गलत है सोशली, मॉरली, लेकिन ये लीगली रॉन्ग नहीं है। अब उसके साथ नेक्स्ट केस लॉ है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ था और थोड़े बेसिक केस लॉज भी है यहाँ पर। तो इस तरह के ये पूरे टोटल 30 केस लॉज होते हैं, तो हम इसको भी अच्छे से आगे देखेंगे। फिर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए साइबर लॉज के रिगार्डिंग, मतलब साइबर लॉ क्या होता है। और आप जानते हैं आजकल फ्रॉड हो रहा है, या फिर आप देख सकते हैं जो भी लोग आपको कोई व्हाट्सएप लिंक भेजते हैं उसमें से आपके पैसे खाली करने के लिए, तो आपको उस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। साइबर क्राइम क्या है और उसकी कितनी सज़ा है, आपको वो पता होना चाहिए। उसके भी रिगार्डिंग आपको थोड़ी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। और आपको इसमें हम देखेंगे आगे कुछ कोर्ट के टर्म्स होते हैं, यानी कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। जैसे FIR होता है, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट टर्म्स हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। फिर होता है लीगल टर्म्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, मतलब आपको लीगल टर्म्स पढ़ना होता है। मतलब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सीखने हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ने हैं, क्योंकि आगे जाके आपको जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, एडवोकेट बनेंगे या फिर आप लॉ पढ़ते होंगे, तो आपको जब सारे वर्ड्स वही आएंगे और आपको आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी लीगल वर्ड्स पढ़ने होते हैं। तो आपको इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुवेनाइल कोर्ट, मीडिएशन, मैंडमस और ऑबिटर डिक्टा, मिटिगेशन, पार्टनरशिप, सर्च वारंट, हाँ, ऑफेंडर, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो मैं आपको उसके लिए भी कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे दूँगी, तो आपको वो प्रैक्टिस अच्छे से करना है। हाँ, और आपको लीगल एप्टीट्यूड में और भी चीज़ें कवर करनी हैं, जैसे कि आपको लीगल मैगज़िम्स पढ़ने होते हैं। लीगल मैगज़िम्स होते हैं, उसके भी इटालियन टर्म्स होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। और
उसको भी आपको पढ़ने के कुछ वेज़ बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं आप सिर्फ वही पढ़ना, आपको मोस्ट ऑफ द उसमें से ही आएंगे। नेक्स्ट आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी में से भी, जैसे आप जानते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, जुडिशरी, जजेस के अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, जजेस का रिटायरमेंट एज क्या है, और लोकल गवर्नमेंट। आप जानते हैं लोकल गवर्नमेंट मतलब जो भी हम जानते हैं पंचायत होता है, ग्राम सभा, ग्राम जो भी है ना, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके सेक्शंस होते हैं, उसका वर्क कितने साल तक है, उसमें टर्म पीरियड किसका कितना है, और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन लोगों को किस तरह से ग्राउंड लेवल पे विलेजेस में डेवलपमेंट करना होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी आप जानते ही हैं 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी होती हैं, नेशनल एमरजेंसीज़, स्टेट एमरजेंसीज़ एंड फाइनेंशियल एमरजेंसीज़। तो ये 3 टाइप ऑफ एमरजेंसीज़ है, आपको ये अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और भी, जैसे कि इम्पॉर्टेंट कमीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपको इसके अंदर पढ़ना होता है यूपीएससी के बारे में, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस क्या है, उसमें उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, और उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, उनका टाइम पीरियड मतलब उन लोगों का कितना टर्म ऑफ सर्विस होता है वो हमें पता होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल हमें पता होना चाहिए और वो कब बना था, एंड उसके अंदर क्या प्रिंसिपल्स थे, यानी उनका जो वर्क करने का है वो क्या है वो पता होना चाहिए। एंड हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्टेट पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए इलेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, स्टेट इलेक्शंस क्या है, राज्यसभा के इलेक्शंस क्या है। हम जानते हैं 2 टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं, एक होता है लोकसभा, फिर राज्यसभा। फिर हमारे स्टेट लेवल में 2 टाइप्स होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके इलेक्शंस के बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद होता है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड उसके बाद हमें और चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, और वो कौन से पोस्ट पे है, और वो कितने ईयर्स के लिए होते हैं। अब हमें एट प्रेजेंट के जो अटॉर्नी जनरल है उनका नेम भी पता होना चाहिए, और हमें नेशनल कमीशंस मालूम होने हैं फॉर द SC STs। तो इसके लिए भी ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, इसके भी कुछ सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, तो ये भी हम आगे अच्छे से देखेंगे। फिर हमें पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशंस फॉर OBCs, जो OBC है अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए भी कोई कमीशंस बनाए जाते हैं, तो हमें वो पता होना है। और फिर हमें मालूम होना है कुछ नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन। फिर हमें कुछ और भी कमीशंस के नेम्स मालूम होने चाहिए, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस, मतलब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक गवर्नमेंट की बॉडी बनाई गई है, उसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हाँ, उसके बाद आपको इन कमीशंस के पावर्स मालूम होने चाहिए। फिर आपको इन कमीशंस के चेयरपर्सन्स पता होने चाहिए, और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझने अच्छे से ज़रूरी है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस बिट्स भी करने हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस बिट्स तो दे दूँगी, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर आपको पढ़ना होता है लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट्स। अब ये लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट्स क्या है? लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट्स मतलब जब भी कोई भी अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट मतलब कोई चेंज होता है, तो वो चेंजेस की लिस्ट होती है, तो हमें उसे पढ़ना होता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो हम उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 25 अमेंडमेंट्स है, तो उसको भी हम अच्छे से देखेंगे। तो उसमें सीरियल वाइज नंबर वाइज होते हैं कुछ अमेंडमेंट्स, जैसे हमारे पास हर ईयर के अंदर डिफरेंट अमेंडमेंट्स होते हैं। हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए नए चेंजेस लाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई रूल पुराना हो जाता है तो उसके बदले हम न्यू रूल को लेके आते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास रिसेंटली BNS लाया गया है, क्योंकि पुराने रूल्स उतने अच्छे नहीं थे, इफ़ेक्टिव नहीं थे, तो इसीलिए उसको और मुश्किल और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए न्यू रूल्स लाए गए हैं, जिसको हम कहते हैं BNS। अब उसमें भी आप देख सकते हैं पनिशमेंट ज़्यादा बढ़ाई गई है,
तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स को लाया गया था, हमारी प्रियम्बल में लाया गया था। जैसे कि आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे प्रियम्बल में 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स को, नए वर्ड्स को लाया गया था। वो है सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो उसके बाद ये 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में लाने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ा था। तो हम जानते हैं हमारे इंडिया में ऐसा है कि अगर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो बहुत सारे जो भी MLAs MPs हैं उन सभी के वोटिंग और उन सभी के वोट के बाद ही हम कोई चीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को चेंज करने बहुत टाइम लगता है और ये इजीली चेंज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस तरह के लॉज को चेंज करने के लिए हर MLA या फिर MP की सपोर्ट होना ज़रूरी है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो चाहेंगे वही हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लाई गई थी। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी अच्छे से पता होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको मालूम होने चाहिए, आपको फंडामेंटल राइट्स मालूम होने चाहिए। तो मैं जानती हूँ कि सभी इंसानों को फंडामेंटल राइट्स तो पता होंगे, बट मोस्ट ऑफ़ द लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं पता होंगे। लेकिन आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, हम जानते हैं। जैसे हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो इसके भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके अंदर हमारे पास राइट टू रिलीजन है, मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह के राइट्स होते हैं। तो हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी होता है, मतलब अगर कोई भी हमारे राइट्स को हमसे वायलेट करे या हमारे राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो हम कोर्ट को अप्रोच हो सकते हैं और वहाँ पर हमारी इस कंप्लेंट को एज ए पिटीशन वहाँ पर कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और कोर्ट अब हमारे राइट्स को इन्फोर्स कराने की ज़िम्मेदारी लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं हमारे। और राइट्स हमारे हैं जैसे कि एजुकेशनल राइट्स, हमारे पास पढ़ने की आज़ादी है। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी एक राइट था, लेकिन अब वो राइट हट चुका है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट नहीं है, मतलब हमारी गवर्नमेंट को अब हमारी गवर्नमेंट हमारी प्रॉपर्टी को कभी भी ऑक्यूपाई कर सकती है। अगर उनको ऐसा लगे कि उनको इस ज़मीन की ज़रूरत है तो वो लोग आपकी वो ज़मीन ले सकते हैं, बट दे विल हैव टू पे अ कंपनसेशन। सो इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी ज़मीन है, मैं इन्हें क्यों दूँ, इस तरह से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो राइट था वो रिमूव किया गया है। तो इन राइट्स को भी आपको समझना ज़रूरी है। और फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं। फिर होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी फंडामेंटल राइट्स की तरह ही है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसको लेके आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं कि आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर होते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसका भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। इसके आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि आपको देखना है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसमें आपको ये देखना है कि ये कितने टाइप्स की है। सो बेसिकली इसमें आपको आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं और ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इसमें आपको कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए गए थे। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो लोग इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं। जैसे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं
जो कहते हैं कि वेलफेयर होना चाहिए पीपल का, सभी लोगों का भला होना चाहिए और सभी लोगों को वेजेस प्रॉपरली प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनको उनके सैलरी को बढ़ाना चाहिए और उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाना चाहिए या फिर शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं और जिसमें कहा गया है कि फ्री एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। तो ये डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो इसको अप्लाई कर सकती है, अगर वो नहीं करना चाहे तो वो उनकी मर्ज़ी होती है। लेकिन हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हर सिटीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर सिटीज़न को वो फॉलो करनी चाहिए। तो ये जो है ये पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन की गई हुई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान को ये फॉलो करना है। जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी है, हमें नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी है, हमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक सेफ्टी के लिए ध्यान देना है और हमें हार्मोनी बना कर रखना है। हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि फॉरेस्ट को, लेक्स को, वाइल्ड लाइफ को, लिविंग क्रिएचर्स को, इसको बचाने की कोशिश करना है और जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है उस जगह को भी सिक्योर करने की कोशिश करना है। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है और हमें एक अच्छा बिहेवियर रखना है एज ए सिटीज़न। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो सिटीज़न्स हैं इंडिया के, उनको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिल्कुल भी पता नहीं है। वो कई बार इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं या फिर ज़मीन जो लेक्स है या फिर फॉरेस्ट है उसको गंदा करते हैं, उसमें पोल्यूशन करते हैं, उसमें केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और उसमें बहुत सारे कचरे को फेंक कर चले जाते हैं। लेकिन ये उनके लिए बहुत गलत बात है क्योंकि एज ए इंडियन सिटीज़न हमें हमारे देश में साफ़ सफाई को रखना ज़रूरी है और हमें हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए एज ए सिटीज़न। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन गवर्नेंस के रिगार्डिंग, जैसे प्रेसिडेंट मैंने ऑलरेडी बताया था, प्रेसिडेंट का आर्टिकल, उन लोगों का भी अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सभी चीज़ें होती है। और प्रेसिडेंट तो आप जानते हैं एट प्रेजेंट हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। तो हमें एट प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स है, प्रेसिडेंट्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, रिज़र्व रेलवे मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके नेम्स भी पता होने चाहिए। हमें तेलंगाना का गवर्नर पता होना चाहिए कौन है और हमें एट प्रेजेंट जो भी मिनिस्टर्स के नेम्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए। इसका भी मैं एक डिटेल PDF आपको सेंड करूँगी, आपको वो रीड करना ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो आप जान सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड है, मतलब वो पहले हैं, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो तो उनके बदले में वाइस प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो हाँ, आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो उनकी सैलरी 5 लाख रुपीज़ होती हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख रुपीज़ होती है। एंड आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसे इंसान है जिसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी 35 ईयर्स होनी ज़रूरी है एंड वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी आपको 35 की एज होना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स कौन कौन थे। आपको नेम्स पता होने चाहिए, उनका पावर क्या है वो पता होना चाहिए और आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं और मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, ये पता होना चाहिए। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर पता होने चाहिए, अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आके रूल करके चले गए हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके नेम्स पता होने चाहिए।
फिर हमें यूनियन लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में किस तरह से डिस्कशंस होते हैं, उसके अंदर स्पीकर कौन कौन रहे हैं और उसमें कितने सीट्स होते हैं। आप जानते हैं हर स्टेट से इलेक्ट होके लोग पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनके कुछ सीट्स होते हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए कितने सीट्स हैं। और पार्लियामेंट में सेशंस किस तरह से होते हैं, मतलब पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट की भलाई के बारे में बात करते हैं। यानी कि वो ये कोशिश करते हैं कि कोई भी बिल अगर पास होने वाली है तो वो बिल अच्छी हो, सही हो और लोगों के भलाई के लिए हो। कोई ऐसी बिल पास ना हो जाए, कोई ऐसा रूल या लॉ लागू ना हो जाए जिससे किसी लोगों का बुरा हो या फिर पब्लिक का डैमेज हो। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट हर बिल को पास करने से पहले डिस्कशन करती है, तो डिस्कशंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो उसके अंदर भी पार्लियामेंट में एक स्पीकर होते हैं, तो हमें उन स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में किस तरह से बहस होती है और डिबेट होती है। तो वहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा के टोटल मेंबर्स एंड राज्यसभा के कितने टोटल मेंबर्स है, वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हमें जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। मतलब पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी अगर कोई बात में डेडलॉक हो जाए, मतलब अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके अगर कोई फ़ैसला नहीं ले सकें तो वो मिलकर एक साथ होकर वो एक फ़ैसला लेने की कोशिश करते हैं। तो वो एक साथ एक जगह बैठते हैं और उसको कहते हैं जॉइंट सिटिंग। यूजुअली हम हमेशा के टाइम पे तो वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसे स्पेशल ओकेशंस में वो साथ आके डिस्कशन करके कोई चीज़ कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ वोट जिसको मिलते हैं वो लोगों के हिसाब से ही उस बिल को पास किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए उसके बाद चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन, और आपको पार्लियामेंट के कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। मतलब पार्लियामेंट में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती है, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर होता है क्वेश्चन हावर, ज़ीरो हावर, बजट, सेंसर मोशन, कोरम, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिमांड्स फॉर ग्रांट, इस तरह की कुछ बातें बोली जाती हैं। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये सेशन सुन के कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये आपका फ़र्स्ट डे है आपकी क्लास का, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और इसको ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको जो PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे उससे आप अपना रीडिंग वर्क स्टार्ट करिए। आपको उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे समझ में आएगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब उसके बाद आपको पार्लियामेंट के और भी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल। तो आपको पता होना चाहिए एक बिल 2 टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो आपको इन दोनों बिल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और 2 टाइप्स की बिल होती है, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये जो बिल्स है ये सभी चीज़ें हैं, ये हम एक एक क्लास में डिटेल्ड सेशंस में कवर करेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस कितना वास्ट है। तो इसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं, उनका एज क्या होता है एज ए गवर्नर, और उनको सैलरी कितनी दी जाती है, उनके पावर्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। चीफ़ मिनिस्टर के भी अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, उनके पावर्स एंड फंक्शंस आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। फिर स्टेट लेजिस्लेचर आप जानते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास होती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट के पास नहीं है, वो सिर्फ बहुत कम स्टेट्स के पास है, सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो हर स्टेट के पास है। तो ये 2 चीज़ों का डिफरेंस आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, ध्यान से आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। फिर आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस पता होने हैं, मतलब स्टेट्स और सेंटर किस तरह से वर्क करते हैं साथ में मिलकर, किस तरह से वो टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। आप जानते हैं हमारे कंट्री में GST होता है, तो वो GST को किस तरह से बांटते हैं, यानी कि
वो कितना सेंटर कितना टैक्स लेती है और स्टेट को कितना टैक्स दिया जाता है। तो इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट कमीशंस भी थे उस टाइम पर, जैसे कि सरकारिया कमीशंस एक इम्पॉर्टेंट कमीशन रही हैं, आपको इसके बारे में ही पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन के बारे में। और नीति आयोग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसके बारे में सुना होगा। और नीति आयोग एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम होता है सोचना, यानी कि वो थिंक करते हैं, उनका काम है सोचना और प्लान्स बनाना और गवर्नमेंट को आइडियाज़ देना देश के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि एक गवर्नमेंट को आइडियाज़ की ज़रूरत होती है एक पॉलिसी को लाने के लिए, एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नीति आयोग भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन थे, इसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO कौन है, इसके फुल टाइम मेंबर्स कौन हैं, और इसके स्पेशल इनवाइट्स यानी कि इसमें कौन कौन लोग, अलग अलग लोग आके इसमें वर्क करते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम होना है। फिर हमें जुडिशरी के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी, जैसे कि हमारे चीफ़ जस्टिस कौन कौन थे अब तक, उनके इम्पोर्टेंट नेम्स हमें पता होने हैं, किस तरह से वर्क करे हमारे स्टेट्स के लिए, और हमारे जजमेंट्स उन्होंने क्या क्या दिए हैं वो हमें पता होने हैं। और उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट हमें मालूम होना है। और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच के डिफरेंसेस भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए, और ये भी हम अच्छे से अपने डिटेल वीडियोस में समझेंगे। एट प्रेजेंट आप सिर्फ इस वीडियो को सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि आपका सिलेबस किस तरह का आएगा। और हम देखेंगे नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। PIL एक ऐसी चीज़ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं सभी लोग मिलकर, जो भी लोग जिनके भी साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो सभी लोग मिलकर एक साथ आकर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और वो कोर्ट में जा सकते हैं केस करने के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी अगर पूरी पब्लिक को कोई एक चीज़ से परेशानी है, कोई एक प्रॉब्लम से उनको दिक्कत है, तो वो कोर्ट को जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड इसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको अपने माइंड को नॉलेज सीकिंग माइंड बनाना है, यानी आपको नॉलेज को सीखने की कोशिश करना है। फिर आपको ग्राम निलयास के बारे में पता होना है। ग्राम निलयास एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसके बारे में। फिर आपको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक कमीशन थी, यानी जैसे हम आज देखते हैं फाइनेंस कमीशन है, उस तरह से लॉ कमीशन थी, पुरानी कमीशन है, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें बताई गई थी, ये भी हम आगे देखेंगे। और हाँ, और हमारे पास जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब हमारे इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस है, हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये लैंग्वेजेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना है कि कितने टोटल लैंग्वेजेस है। सो हम जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे असम, बंगाली, उर्दू, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, नेपाली। सो इस टाइप के जो लैंग्वेजेस हैं, तो ये 22 लैंग्वेजेस होते हैं। अब हमें इसको अच्छे से समझना है, और ये 8th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं, तो आपको ये याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको देखना है कोई अमेंडमेंट एक्ट्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। तो उस तरह से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हमें लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को उसमें बताया गया था। फिर आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे कि तेलंगाना म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट, यानी कि हमारे पास म्यूनसिपैलिटीज़ किस तरह से हैं, उसका भी बेसिक आइडिया हमें थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। तो आज के लिए हमें इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। आपको बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको सिलेबस का एक आइडिया पता चल चुका होगा। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एक नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है, तो आप इसमें फ़ोकस ये करिए कि आप इसको रीड करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको समझने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग अप। यानी कि आपको इसमें ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप
सिर्फ बाय हार्ट करने से पास होंगे, इसमें आपको रीडिंग करनी ज़रूरी है। और इसके अंदर हम डेली एक एक टॉपिक को लेकर उस पर डिस्कशंस करेंगे, तो आप उसके अंदर आपका उसमें डिटेल गाइडेंस होगा और आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एंड मोस्टली आपको ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस के ऊपर ही आपको होता है, मतलब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। सो अगर आप ये एग्ज़ाम में ये 60 मार्क्स का लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी को कवर कर लेते हैं तो आप 60 मार्क्स जो है इजीली गेन कर सकते हैं। और अगर आप इतने गेन कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा रैंक आने के हाई चांसेस है। तो आपको मोस्टली फोकस इन्हीं 60 मार्क्स पर करना होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, रीडिंग करिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। और आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।